जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो देश को आजाद कराने के लिए सीधा हथियार उठाता है। मतलब जो भगत सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चलता है। हाँ, और 1929 में वाइसरॉय की ट्रेन के नीचे बम रखने वालों में भी शामिल होता है। बिल्कुल। और इस बगावत के लिए 14 साल की सख्त सजा भी काटता है। कोई भी सोचेगा कि ऐसे इंसान की कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो तो बस यही होगा, है ना? जाहिर है, लोगों को तो यही लगेगा। लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब इस क्रांतिकारी को ये एहसास होता है कि समाज को बदलने का सबसे धारदार हथियार शायद बंदूक नहीं है, बल्कि कलम है। एकदम सही, कलम है। हथियार बदल जाता है लेकिन निशाना बिल्कुल वही रहता है, सामाजिक अन्याय। तो ठीक है, चलिए आज इसी क्रांतिकारी विचारों की तहों को खोलते हैं आज की हमारी इस गहन चर्चा में। और मैं कहूंगा कि ये शुरुआत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि जब कोई क्रांतिकारी साहित्य की दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानियां नहीं गढ़ता। हाँ, वो टाइम पास नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो समाज की जो सड़ी गली मान्यताएं हैं उन पर सीधा प्रहार करता है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही प्रहार पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा कालजयी साहित्य जिसने 1945 में, मतलब आज से इतने दशक पहले, इतिहास, नारीवाद और मार्क्सवादी विचारधारा को एक साथ गूंथ कर रख दिया था। और हम बात कर रहे हैं यशपाल के बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास दिव्या की। हाँ, दिव्या। तो आज हमारा मिशन केवल एक पुरानी कहानी का सारांश जानना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक लेखक प्राचीन बौद्ध काल का, मतलब एकदम अतीत का इस्तेमाल करके 20वीं सदी की और कहीं ना कहीं आज की भी जो सामाजिक और वैचारिक जटिलताएं हैं उनका पूरा ऑपरेशन कर देता है। जी, और इस चर्चा का जो आधार है वो डॉक्टर अजय अनुराग के विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, उनके शोध पर आधारित है। बिल्कुल। और ये शोध यशपाल के जीवन, दिव्या के कथानक और उसमें छिपे जो गहरे वैचारिक द्वंद्व हैं उनका बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक तरीके से परीक्षण करता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक लेखक एक ऐतिहासिक आवरण के भीतर अपने ही समय के समाज की विसंगतियों को बेनकाब करता है। काल में स्थापित किया है। ये उपन्यास करीब 13 छोटे छोटे अध्यायों में बटा है। जी। जैसे मधुपर्व, धर्मस्थ का प्रासाद, सागल, अंशुमाला। मतलब इन अध्यायों के नाम सुनते ही दिमाग में प्राचीन भारत की एक बहुत ही भव्य सी तस्वीर उभर आती है, एक स्वर्ण युग वाली तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। यशपाल खुद अपनी भूमिका में ये मानते हैं कि दिव्या कोई शुद्ध इतिहास नहीं है, वो इसे ऐतिहासिक कल्पना मात्र कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर ये असली इतिहास है ही नहीं तो फिर इसे ऐतिहासिक उपन्यास का नाम क्यों दिया जाए? मतलब क्या ये पढ़ने वालों के साथ एक तरह का धोखा नहीं है, इतिहास के नाम पर अपनी कल्पना परोसना? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी और गहरा सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम यशपाल के नजरिए को समझें तो ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? दरअसल यशपाल ये स्पष्ट करना चाहते थे कि हमारा जो अतीत है वो उतना भी निर्दोष, गौरवमयी और आदर्श नहीं था जितना हम अक्सर मान लेते हैं। उनका उद्देश्य इतिहास के तथ्य रटाना नहीं था। मतलब उन्हें तारीखें या राजाओं के नाम नहीं गिनाने थे? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो इतिहास की प्रवृत्तियों को दिखाना था, समाज की मानसिकता को दिखाना था। हाँ, हम इंसानों की एक अजीब सी आदत होती है ना, हम अक्सर अतीत को एक सुनहरे युग की तरह देखते हैं। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे पहले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लोग बहुत खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी और सारी समस्याएं तो बस इसी आधुनिक युग की देन है। जी, और यशपाल इसी सुनहरे युग के भ्रम को तोड़ना चाहते थे। स्रोत के अनुसार लेखक का मानना था कि इतिहास केवल आंख मूंद कर श्रद्धा करने की चीज नहीं है। हाँ, उस पर सवाल भी उठाने चाहिए। बिल्कुल, ये कठोर विश्लेषण की वस्तु है। उन्होंने बौद्ध काल को इसलिए चुना क्योंकि उस दौर को भारत का एक अत्यंत गौरवशाली समय माना जाता है, जहां गणतंत्र थे, बुद्ध की करुणा का संदेश था। हाँ, एक बहुत ही आदर्श समय माना जाता है उसे। लेकिन यशपाल अपनी इस ऐतिहासिक कल्पना के जरिए ये दिखाते हैं कि उन बड़े बड़े दावों के पीछे भी उस समाज में जाति, वर्ण और दास प्रथा जैसी भयानक सड़ांध बहुत गहराई तक मौजूद थी। बाप रे,
मतलब उन्होंने जानबूझकर उस कालखंड को चुना जिसे सबसे महान माना जाता है, ताकि वो ये दिखा सकें कि उस महानता के नीचे भी कितना अंधेरा था। बिल्कुल। और ये अंधेरा सबसे ज्यादा किसके हिस्से में आता है? जाहिर है महिलाओं और शोषित वर्ग के। तो चलिए इस अंधेरे को उस पात्र की नजर से देखते हैं जिसके नाम पर ये पूरा उपन्यास है, दिव्या जी। अगर हम संक्षेप में उसके सफर को देखें तो ये किसी को भी अंदर तक विचलित कर सकता है। दिव्या शुरुआत में एक उच्च कुल की बहुत ही सम्मानित महिला है, एक कुलीन स्त्री। हाँ, लेकिन सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण उसे समाज में लगातार नीचे की ओर धकेला जाता है। वो एक कुलवधू से सीधे एक दासी बन जाती है। सोचिए कितना बड़ा पतन है ये। बिल्कुल। और फिर अपनी मुक्ति की तलाश में दर दर भटकने के बाद वो अंशुमाला नाम की एक नर्तकी, या सीधे शब्दों में कह लें कि एक वेश्या बन जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। असल में दिव्या की ये यात्रा एक सम्मानित महिला से लेकर दासी और फिर नर्तकी बनने तक का जो सफर है, ये केवल एक अकेली स्त्री की त्रासदी नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर गहराई से देखा जाए तो स्रोत स्पष्ट करता है कि ये उस पूरे तत्कालीन समाज की चीर-फाड़ है। एक तरह से पूरे समाज का पोस्टमार्टम है। ओ, समझ रही हूँ। ये दिखाता है कि समाज का ढांचा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो राजतंत्र हो या फिर कोई लोकतांत्रिक गणराज्य ही क्यों न हो, एक स्त्री का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं था। उस तथाकथित महान और आदर्श समाज में एक स्त्री के लिए कोई स्वतंत्र जगह, कोई अपना वजूद था ही नहीं। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना जैसे किसी को एक छोटे घुटन भरे पिंजरे से निकालकर एक बड़े और सजे धजे पिंजरे में डाल दिया जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और फिर उससे उम्मीद की जाए कि वो खुद को आजाद महसूस करे। दिव्या का दासी से वैश्या बनना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये उस कठोर व्यवस्था द्वारा उस पर थोपी गई एक बहुत ही भयानक मजबूरी है। हाँ, आपने पिंजरा का बहुत अच्छा एनालॉजी दिया। उपन्यास में यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ की गई है कि उस समय का समाज नारी को केवल दो ही रूपों में स्वीकार करता था। सिर्फ दो रूप? हाँ, या तो भोग्या के रूप में, यानी उपभोग की वस्तु, या फिर दासी के रूप में। हे भगवान! भले ही वो किसी बहुत बड़े राजकुल की स्त्री ही क्यों ना हो, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान या अधिकार नहीं थे। उसके अधिकार हमेशा किसी न किसी पुरुष के अधीन ही होते थे, जैसे बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के। मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु आता है जहां ये कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करती है। ये उपन्यास का एकदम चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स। हाँ, पांचशाला वाला दृश्य। बिल्कुल, पांचशाला यानी एक सराय का दृश्य, जहां दिव्या, जो अब अंशुमाला के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी बन चुकी है, उसके सामने तीन अलग अलग विचारधाराओं वाले तीन पुरुष आते हैं। जी। और मजे की बात यह है कि तीनों ही उसके सामने विवाह या फिर साथ रहने का प्रस्ताव रखते हैं। और यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सिर्फ तीन आदमियों के प्रेम प्रस्ताव बिल्कुल नहीं है। ये तीन पूरी तरह से अलग जीवन दर्शनों का, तीन विचारधाराओं का आमने सामने का टकराव है। एकदम सही। और ये वैचारिक द्वंद्व ही इस उपन्यास की असली आत्मा है। इसी दृश्य में यशपाल ने तत्कालीन समाज में बहने वाली तमाम वैचारिक धाराओं को दिव्या के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए इन प्रस्तावों की एक एक करके परतें खोलते हैं। सबसे पहले आता है रुद्रधीर। जी, रुद्रधीर। ये वो पात्र है जो परंपरा, वर्ण व्यवस्था और प्राचीन सनातन धर्म का प्रतीक है। वो दिव्या से कहता है कि नर्तकी का आसन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। वो उसे वापस सम्मान देना चाहता है ना? हाँ, वो उसे कुलवधू, कुलमाता और महादेवी का बहुत ही ऊंचा और पवित्र सम्मान देना चाहता है। पहली बार सुनने में ये प्रस्ताव बहुत ही उदार लगता है। ऐसा लगता है कि वाओ, वो दिव्या को इस कीचड़ से निकाल रहा है। कोई भी यही सोचेगा। लेकिन दिव्या इसे सिरे से ठुकरा देती है। वो जानती है कि कुलवधू के इस सुनहरे पिंजरे में उसका अपना कोई स्वत्व, यानी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, उसकी अपनी कोई आजादी नहीं बचेगी। बिल्कुल। वो रुद्रधीर को जो जवाब देती है ना, वो बहुत ही तीखा है। वो कहती है, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, किंतु स्वत्वहीन होकर वो जीवित नहीं रहेगी। क्या बात है, बहुत ही गहरी लाइन है ये। रुद्रधीर का प्रस्ताव दरअसल उस पारंपरिक पुरुषवादी अहंकार का सबसे सटीक उदाहरण है
जो स्त्री को अपनी आश्रिता, अपनी संपत्ति बनाकर रखना चाहता है। हाँ, मतलब एहसान कर रहा हो जैसे। बिल्कुल, कुलदेवी या महादेवी जैसे जो भारी भरकम और सम्मानजनक लगने वाले शब्द हैं, असल में वो नारी को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ने के ही सुंदर नाम है। गोल्डन केज, जैसा मैंने पहले कहा। हाँ। और दिव्या इस जाल को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसे देवी बनकर किसी की संपत्ति नहीं बनना था, उसे एक इंसान बनकर अपना वजूद बचाना था। कितनी गहरी बात है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव लेकर आता है पृथुसेन। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प पात्र है। हाँ, क्योंकि ये कहानी में पहले दिव्या का प्रेमी रह चुका है, लेकिन अब वो दुनिया छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बन चुका है। वो दिव्या को बुद्ध की शरण में आने और निर्वाण का मार्ग अपनाने का प्रस्ताव देता है। धर्म का मार्ग। बिल्कुल, वो कहता है कि इस अपार करुणा की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये प्रस्ताव भी अंदर से कितना खोखला है, ये तब पता चलता है जब वो साथ ही ये भी कह देता है कि भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। मतलब नारी को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, निर्वाण के मार्ग में स्त्री एक बाधा है, इसलिए उसे पुरुषों से दूर रहना होगा। दिव्या इसका जो करारा जवाब देती है वो तो मतलब इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने लायक है। क्या कहती है वो? वो कहती है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं, सृष्टि है। अद्भुत। यशपाल यहाँ सीधे तौर पर धर्म की अव्यवहार्यता और उसकी सीमाओं पर चोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो धर्म पूरी मानवता के लिए करुणा का दावा करता है, जो सबको समान मानता है, वो एक असहाय स्त्री को शरण देने में और उसे समानता का अधिकार देने में कितना असहाय है, ये यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कथनी और करनी में फर्क है। एकदम। पृथुसेन का प्रस्ताव भी अगर गहराई से देखा जाए तो स्त्री को सहानुभूति के बहाने अपनी आश्रिता बनाने का ही एक और रूप है। इसमें भी दिव्या की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सही कहा। और फिर आता है तीसरा और आखिरी प्रस्ताव, मारिश का। मारिश जो सबसे अलग है। हाँ, मारिश चार्वाक दर्शन का अनुयायी है। अब यहाँ रुक कर ये समझना जरूरी है कि ये चार्वाक दर्शन आखिर है क्या। प्राचीन भारत में चार्वाक ऐसे विचारक थे जो पूरी तरह से भौतिकवादी थे। मतलब वे पारलौकिक बातों पर यकीन नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। वे स्वर्ग, नरक, अगला जन्म या आत्मा परमात्मा जैसी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो जीवन अभी सामने है, जिसे हम जी रहे हैं, बस वही सच है। जी। तो मारिश इसी भौतिकवादी या कह लें कि मार्क्सवादी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। वो दिव्या को किसी महादेवी की गद्दी का झूठा आश्वासन नहीं देता और ना ही निर्वाण या मोक्ष का कोई सपना दिखाता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता है, एकदम जमीन से जुड़ी हुई बात। वो जीवन के सुख और दुख को साथ मिलकर एक ही धरातल पर जीने का प्रस्ताव रखता है, जहां दोनों बराबर हो। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या मारिश का यह प्रस्ताव महज एक भौतिकवादी या सिर्फ शारीरिक सुख भोगने वाली सोच नहीं है? क्या यह वास्तव में दिव्या के जैसे स्वाभिमानी पात्र के लिए सही था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मारिश का प्रस्ताव ही सबसे ज्यादा यथार्थवादी और वैज्ञानिक चेतना से भरा हुआ है। वो कैसे? देखिए, मारिश स्त्री को पुरुष की सार्थकता से जोड़कर देखता है और पुरुष को स्त्री की। वो सहजीवन यानी साथ जीने और सहभागिता को महत्व देता है, आश्रय देने को नहीं। मतलब कोई किसी पर निर्भर नहीं है? बिल्कुल। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बल्कि वो कहता है कि हम साथ चलेंगे। क्योंकि समाज के निर्माण में नारी के लिए पुरुष का साथ जितना जरूरी है, उतना ही पुरुष के लिए नारी का। बराबरी का रिश्ता। हाँ, उनके बीच मालिक और दासी का नहीं, बल्कि बराबरी का संबंध होना चाहिए। यही कारण है कि दिव्या अंततः मारिश को ही चुनती है। स्रोत में ये बात बहुत स्पष्ट है कि यशपाल यहाँ ये संदेश देते हैं कि यदि नारी को स्वावलंबी और स्वतंत्र बनना है तो उसे हर उस विचारधारा को ठुकराना होगा जो उसका स्वत्व छीनती है। ये एक बहुत ही मजबूत स्टैंड है जो यशपाल ने लिया है। और चूंकि हम विचारधाराओं की इतनी बात कर रहे हैं तो ये बताना बहुत जरूरी है कि यशपाल के विचारों पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। जी बिल्कुल। अब यहाँ एक बात हम एकदम स्पष्ट कर दें, यशपाल ने इस कहानी को अपने मार्क्सवादी चश्मे से लिखा है और हमारा काम आज केवल उनके इस नजरिए को समझना है। एकदम सही। हम इस शो में किसी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं।
हम सिर्फ उस स्रोत सामग्री को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जिसने इस उपन्यास को आकार दिया। बिल्कुल, हमारा काम किसी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम सिर्फ साहित्य का विश्लेषण कर रहे हैं और स्रोत के आधार पर यशपाल के साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद बहुत गहराई से मौजूद है। हाँ, दिव्या में ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत साफ दिखाई देता है। उपन्यास में वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल बहुत मुखर है। कैसे एक सत्ताधारी वर्ग हमेशा शोषित वर्ग का शोषण करता है। और धर्म का भी इस्तेमाल होता है इसमें। एकदम सही। धर्म, चाहे वो सनातन परंपरा हो या बौद्ध संघ, कैसे उस शोषण के एक हथियार या औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये मार्क्सवादी नजरिए से बहुत बारीकी से दिखाया गया है। समाज की पूरी संरचना अंततः आर्थिक आधार पर ही टिकी होती है। हाँ, वो जो दासों की दुर्दशा है। बिल्कुल, दासों की दुर्दशा या महिलाओं की जो दयनीय स्थिति उपन्यास में दिखाई गई है, वो किसी दैवीय विधान का नहीं, बल्कि इसी सामाजिक और आर्थिक असमानता का सीधा परिणाम है। और मुझे जो सबसे कमाल की बात लगती है इस उपन्यास में, वो है इसकी भाषा और शिल्प। ओहो, भाषा तो इसकी कमाल है। मतलब इतनी गहरी राजनीतिक बहस, समाजशास्त्र और दर्शन को यशपाल ने जिस भाषा के ढांचे में बुना है, वो सच में अद्भुत है। स्रोत में भी इसकी भाषा के लालित्य पर काफी बात की गई है। जी, इसकी भाषा बहुत ही संस्कृष्ट निष्ठ है। मतलब आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पांचशाला, शिविका, स्थवेर, अमात्य जैसे भारी भरकम प्राचीन शब्द लगातार मिलेंगे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, आमतौर पर कोई सोच सकता है कि ऐसी कठिन भाषा तो बहुत उबाऊ या बोझिल हो जाएगी, है ना, इसे कौन पढ़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत ही प्रवाहपूर्ण है। फ्लो बिल्कुल नहीं टूटता। एकदम नहीं। इसके लालित्य में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे लेखक ने जानबूझकर प्राचीन शब्दों के भारी लिबास में बहुत ही आधुनिक और क्रांतिकारी विचारों को छिपाकर पेश किया है। और मैं कहूंगा कि ये यशपाल की सबसे बड़ी शिल्पगत सफलता है। भाषा की ये प्राचीन शैली उपन्यास को वो ऐतिहासिक प्रामाणिकता देती है जिसकी उसे उस माहौल को रचने के लिए जरूरत थी। हाँ, वरना वो फील नहीं आती। बिल्कुल, अगर वह इसे सामान्य आधुनिक हिंदी में लिखते तो बौद्ध काल का वो प्रभाव पैदा ही नहीं होता। लेकिन यशपाल इस प्राचीन और भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं जो अपने समय से बहुत आगे के थे। सही बात है। और इस उपन्यास में कुछ ऐसे संवाद और उद्धरण है, मतलब कोट्स हैं, जो सीधे तीर की तरह आकर चुभते हैं। जैसे एक जगह कहा गया है, वेश्या स्वतंत्र नारी है। उफ, कितनी बड़ी बात है ये। अब सोचिए ना, 1945 के समाज में या आज भी ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला वाक्य है। या फिर एक और है, न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। मतलब न्याय उसी का होता है जिसके हाथ में सत्ता होती है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे वाक्य उस तथाकथित स्वर्ण युग के समाज की, और अगर हम ईमानदारी से कहें तो आज के हमारे आधुनिक समाज की भी पूरी पोल खोल कर रख देते हैं। और यही दिव्या की सबसे बड़ी और स्थायी उपलब्धि है। इसे केवल एक ऐतिहासिक प्रेम कथा या एक अकेली स्त्री के संघर्ष की कहानी मान लेना इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हाँ, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक प्रखर वैचारिक संघर्ष है। इसमें जो नारी के स्वत्व, उसकी अपनी पहचान और अधिकारों की बात की गई है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो 1945 में थी या जितनी वो उस प्राचीन काल में थी। बिल्कुल, महिलाओं की समानता, उनकी आत्मनिर्भरता और अपने वजूद को बचाने की जो लड़ाई दिव्या ने लड़ी थी, वो लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ मैदान और हथियार बदले हैं। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दिव्या हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वो ये कि इतिहास को सिर्फ पूजने या उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सवाल करने की भी जरूरत है। जी। और अगर हम इस पूरे उपन्यास के मूल, इसके सबसे प्रकाशमान तथ्य को सिर्फ एक वाक्य में पिरोना चाहें, हाँ बताइए, तो वो ये है, मनुष्य भोगता नहीं, करता है। इंसान केवल परिस्थितियों का दास नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये विचार आज के युग में भी हर उस व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़ने की प्रेरणा देता है जो किसी भी तरह के शोषण का शिकार है। मनुष्य भोगता नहीं, करता है। वाह, वाकई क्या शानदार और ऊर्जा से भर देने वाला विचार है। बिल्कुल। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे यशपाल ने बंदूक छोड़कर कलम उठाई थी। दिव्या को पढ़कर ये सच में साबित हो जाता है कि उनके विचारों की धार बंदूक की गोली से कहीं ज्यादा तेज थी। इसमें कोई शक नहीं है।
उन्होंने उस समय के प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि लेकर नारी की पहचान को कुचलने वाली विचारधाराओं को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक बहुत ही सोचने वाली बात है। वो क्या? अगर दिव्या आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में होती, जहां हर दिन नई विचारधाराएं जन्म लेती हैं, जहां हर कोई एक परफेक्ट जीवन का दिखावा कर रहा है, बहुत ही दिलचस्प एंगल है ये। तो उसे अपना स्वत्व और अपनी आत्मनिर्भरता बचाने के लिए किन नए आधुनिक वैचारिक पिंजरों को टुकराना पड़ता? ये तो बहुत गहरा सवाल है। श्रोताओं के लिए यह सोचना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या आज भी हम अनजाने में किसी रुद्रधीर या पृथुसेन के आधुनिक संस्करणों के बनाए हुए खूबसूरत पिंजरों में तो कैद नहीं है। कहीं हम अपनी आजादी तो नहीं खो रहे? बिल्कुल। इसी सुलगते हुए विचार के साथ आज की इस शानदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए, अपनी स्वतंत्र सोच को जिंदा रखिए और हाँ, सवालों के जवाब तलाशते रहिए।